हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कि यूपी टेट के कुछ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए उनको हम समझ लेते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरुआत कर देता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी यूपी टेट के एग्जाम में इससे सहायता मिले। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, यानी कि दिए गए सेंटेंस में से कौन सा पैसिव वॉइस में है। तो ऑप्शन नंबर ए है द टीचर स्कोल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट। ऑप्शन नंबर बी सम बॉयज वर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन। ऑप्शन नंबर सी माय वॉच वाज लॉस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज समवन मे स्टील द बाइसिकल। तो देखो, पहला करें द टीचर स्कोल्डेड। आपको पता है कि मेन ऑफ की सेकंड फॉर्म आई है तो यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, लेकिन हमें क्या पता करना है, हमें तो पता करना है पैसिव वॉइस। ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं सम बॉयज वेयर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन। देखो वेयर के साथ आईएनजी फॉर्म, अब बताओ आईएनजी फॉर्म कभी पैसिव वॉइस में लगती है? नहीं, आप बोलोगे सर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज माय वॉच वाज लॉस्ट। ठीक है, चलो ये हमारा सही है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। समवन मे स्टील, मे का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते नहीं है, मे के बाद बी लग जाता है। ओके, तो देखो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि क्यों ऐसा हुआ है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है इसके बारे में। तो कह रहा है कि अगर किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर या फिर इज आर एम के साथ बीइंग लगा हो या फिर हैज बीन, हैव बीन, वाज लगा हो, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यदि मान लीजिए ऐसे कुछ भी दिया गया हो जैसे कि वाज, वेयर, बीइंग, हैड बीन, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, शुड बी, मस्ट बी, यानी जितने भी मैंने आपको बताया ये सारी चीजें आई हो और उनके साथ मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ हो तो हम बोलेंगे कि हाँ ये किसमें होगा, पैसिव वॉइस में होगा। ये तो हमारा होगा पहचानने के लिए। ठीक है, इसलिए इसमें दिया गया था माई वॉच वाज। देखो वाज के साथ लास्ट मोर की कौन सी फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं इनमें से जो डू इट यहाँ पे लिखा गया है इस डू इट का कौन सा पैसिव फॉर्म सही है। देखो डू इट आप देख के समझ पा रहे हो कि इंपरेटिव सेंटेंस में। ओके, और इंपरेटिव सेंटेंस में तीन तरीके होते हैं पैसिव वॉइस बनाने के। पहला तो यू आर रिक्वेस्टेड या ऑर्डर करके आप बनाते हो। दूसरा किससे बनाते हो, यू शुड करके बनाते हो। तीसरा होता है लेट के यूज से। तो यू शुड और यू आर ऑर्डर वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, यानी लेट से बनेगा और लेट वाला हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल, यानी कि इनमें जो वर्ड दिए गए हैं इनमें से कौन सा वर्ड क्या है, प्लूरल में है। देखो क्राइसिस जो होता है या पहले से सिंगुलर में है, एनालिसिस भी सिंगुलर में है, एंड यहाँ पे जो डी दिया गया ये किसमें है, या इंडेक्स भी किसमें है, सिंगुलर में ही है। लेकिन हमसे ये कह रहा है कि क्राइटेरिया, और देखो क्राइटेरिया जो होता है ये क्या है, क्राइटेरिया क्राइटेरियन का क्या है, प्लूरल में है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होने वाला है, राइट ऑप्शन होने वाला। बाकी ये सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल, यानी कि जो यहाँ पे नाउन दिए गए हैं इनमें से कौन सा नाउन प्लूरल में है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कह रहा है माइस, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन नंबर सी बिलियर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है न्यूज। तो हमें पता है कि जो न्यूज होता है ना ये हमारा किसमें होता है, सिंगुलर में, तो ये सही हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर जो बी दिया इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी किसमें आएगा, सिंगुलर में, यह भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब देखो ऑप्शन नंबर सी बिलियर्ड्स जो कि गेम है यह भी सिंगुलर में ही आता है, तो यह भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या होने वाला, राइट ऑप्शन। आपको पता है माइस का मतलब होता है चूहे, जो कि माउस का क्या होता है, प्लूरल होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। He was an orphan and lived with his uncle. In the above given sentence, identify the gender of the word orphan. हमसे ये कह रहा है कि जो ऑफन इसमें सेंटेंस में यूज किया गया है उसमें तुम ये बताओ कि जो ऑफन है वह कौन सा जेंडर है। ठीक है, अब देखो ऑफन की मैं बात करूं, ऑफन का मतलब होता है अनाथ होना। तो अनाथ दोनों हो सकते हैं, या तो बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो, दोनों में से कोई भी वो क्या हो सकता है, अनाथ हो सकता है। यानी कि ऑफन का यूज हम दोनों के लिए करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फेमिनाइन जेंडर हम स्पेसिफाई तो कर नहीं पाएंगे भाई, दोनों में से लड़के भी हो सकते हैं लड़कियां भी हो सकती है। तो देखो न्यूट्रल जेंडर ये तो हो ही नहीं सकता, मैस्कुलिन जेंडर ये भी नहीं हो सकता, यानी कि हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, राइट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन में क्या बातें कही गई है। ठीक है, कह रहा है कि दिया गया जो शब्द ऑफन था वह कॉमन जेंडर में है, क्योंकि ऑफन किसी निश्चित यानी कि नर या मादा के लिए प्रकट नहीं किया जाता है। कॉमन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर वो होता है जो डिनोट करे, किसी भी सेक्स को नहीं बताए, दोनों को डिनोट करे। जैसे पेरेंट माता पिता दोनों है, पेशेंट हो गया, पेशेंट में मरीज एक फीमेल भी हो सकती है एक मेल भी हो सकता है,
ठीक उसी प्रकार से जैसे बेबी किसी को भी कह सकते हैं, ओके, बच्चा हो चाहे बच्ची हो। पे करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ कोऑर्डिनेट कंजक्शन, यानी इसमें जो शब्द दिए गए हैं इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है। तो देखो बट तो भाई है, फॉर यह भी है, एंड यह भी हमारा है। हमसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो जो हमारा यहाँ पे इफ है ये नहीं है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया है, दिए गए शब्दों में इफ जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है। इफ एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जिसका प्रयोग शर्त को दिखाने के लिए किया जाता है। ओके, कहना कि जिस कंजक्शन से कोई कोऑर्डिनेट क्लॉज बना हो उस कंजक्शन को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। जैसे बट हो गया, फॉर हो गया, एंड हो गया, ऐसे करके और भी कुछ कंजक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ठीक है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। लिखा है हिज थर्स्ट डैश नॉलेज लेफ्ट हिम नो लीजर, फिर डैश दिया है एनीथिंग एल्स। अब देखो कह रहा है हिज थर्स्ट, उसकी जो प्यास थी किस चीज के लिए, नॉलेज के लिए, तो के लिए किसका सेंस है, के लिए यानी कि फॉर जोड़ोगे। तो देखो ऑप्शन में पहले वाले में भरने के लिए सिर्फ फॉर एक ही जगह पर दिया, तो हम कह सकते हैं कि मेरा ऑप्शन नंबर सी तो सही होने ही वाला है, बट आगे भी देख लेते हैं। लेफ्ट हिम नो लीजर फॉर एनीथिंग एल्स। ओके, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हियर। ओके, और ए, बी एंड डी इज रॉन्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस ही इज अ फास्ट राइटर इज, यानी जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है ही इज अ फास्ट राइटर, इसमें आपको बताना है कि फास्ट क्या है। देखो भाई राइटर के पहले आया है, राइटर को क्वालिफाई कर रहा है, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर सी। नहीं, बिना सोचे समझे नहीं, इसका मतलब कि आपको पता है जो भी किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा आप उसे क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये तो एक एडजेक्टिव है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि Which of the following is not a simple sentence, यानी कि इनमें जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा सिंपल सेंटेंस नहीं है। तो अगर आपको पता होगा तो आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा सिंपल सेंटेंस नहीं है। देखो सिंपल सेंटेंस में कोई भी कंजक्शन नहीं आता है। ओके, तो हम देखेंगे किसमें कंजक्शन आया है, जिसमें कंजक्शन आया होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो नॉट पूछा है, देखो सी डज नॉट नो गुड मैनर्स, ये तो भाई हमारा है ही, तो ये ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। फिर कह रहा है सी रीड्स व्हाट सी लाइक्स, देखो व्हाट यहाँ पे क्या आ गया, कंजक्शन। बट आगे भी देख लेते हैं एक बार, आगे और चीजें क्या दी गई हैं। ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, इसमें भी नहीं कंजक्शन आया, यानी कि ये भी सिंपल सेंटेंस है। आई हैव अ वेरी कॉस्टली बुक इन माय हाउस, इसमें भी कंजक्शन का यूज नहीं किया गया है, यानी यह भी हमारा क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी था, ये ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, यही हमारा यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा है नॉट और इसमें कंजक्शन आ गया है व्हाट, तो यह सिंपल सेंटेंस नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, कह रहा है कि उपरोक्त वाक्यों में सी रीड्स व्हाट सी लाइक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल है। शेष तीन विकल्प जो दिए गए थे वो सिंपल सेंटेंस में थे, क्योंकि उनमें किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं किया गया था। ओके, सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कॉन्सर्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन। अब ये कह रहा है कि जो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कॉन्सर्ट डे आफ्टर टुमारो, आपको इसके बारे में बताना है कि ये कौन सा टेंस है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। देखो भाई फ्यूचर इम्परफेक्ट का मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सी सेइंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड ऑप्शन नंबर डी इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो देखो विल बी, शैल बी का प्रयोग अगर हमने टेंस अच्छे से पढ़ा तो क्लियर होगा, आप तुरंत बता सकते हो सर कौन सा होने वाला है यहाँ पे, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In which of the following sentence is the subject of verb a feminine gender noun, यानी कि यहाँ पे जो दिए गए हैं सेंटेंस इनमें से आपको बताना है कि किस सेंटेंस में फेमिनाइन जेंडर का नाउन यूज किया गया है। ओके, तो चलिए देखिए, पहला कह रहा है कि ऑल द मेल, भाई मेल आ गया तो समझ गए ना, ये तो फेमिनाइन हो ही नहीं सकता, मैस्कुलिन जेंडर होगा। देखो नेक्स्ट कह रहा है ऑल द यंग मैन, अगेन फिर से मैन, तो मैन का प्लूरल मैन होता है, ये भी नहीं हो सकता। फिर कह रहा ऑल द ओल्ड मैन, कितनी बार बेइज्जती कराओगे भाई, मैन बार बार आ रहा है। तो देखो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर, क्योंकि इसमें फीमेल दिया है और हमसे पूछा है कौन सा फेमिनाइन जेंडर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश, यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट, यानी ये हमसे पूछ रहा है। तो ये हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन इंग्लिश के,
कहना इफ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन, यदि आप अपने स्टूडेंट का कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट कर ले रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन के बारे में जानकारी उनसे ले रहे हो, तो यू आर टेस्टिंग देयर अंडर, तो आप उनको किस चीज के अंडर जांच रहे हो कि वो क्या चीज सीख रहे हैं। तो देखो भाई कॉम्प्रिहेंशन की बात कर देते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन में लिसनिंग नहीं आती भाई, और ना तो ऑप्शन नंबर डी होगा रिटन। कॉम्प्रिहेंशन में स्पोकन भी नहीं आता है। कॉम्प्रिहेंशन जब आप किसी स्टूडेंट को देते हो तो आप यह जानने की कोशिश करते हो कि वह कितना उस चीज को पढ़ के सीख रहा है ना। तो हमारे यहाँ पे कौन सा होने वाली क्वालिटी, सो रीडिंग इज द बेस्ट क्वालिटी हियर। ओके, क्वेश्चन पे चूज द करेक्ट सेंटेंस, प्लीज लिसन योर टीचर, एंड बी इज प्लीज लिसन टुवर्ड्स योर टीचर। ऑप्शन नंबर सी प्लीज लिसन ऑफ योर टीचर्स। ऑप्शन नंबर डी सेइंग प्लीज लिसन टू योर टीचर। तो मेरे भाई आपको पता है कि लिसन के साथ प्रीपोजिशन कौन सा आता है, टू। तो ना तो यहाँ पे सही होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ना तो बी, ना तो सी। व्हाट इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। अब आपको फाइंड आउट करना है करेक्ट सेंटेंस को, ठीक है। आई एम नॉट बिलीविंग हिम, गजब बेइज्जती है भाई। देखो ये जो बिलीव वर्ड होता है ना, इसको आप कभी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस या फिर किसी भी टेंस के कंटीन्यूअस में यूज नहीं कर सकते। ये सिंपली आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो पहला वाला वाक्य हमारा क्या हो गया, गलत। बोथ आप तो भाई बोथ की बातें नहीं करो, हमें देखो इसमें कुछ दिया नहीं ऊपर, बोथ तो हो ही नहीं सकता, नन ऑफ देबो ये भी तो नहीं होगा। तो कह रहे कि आई डोंट बिलीव हिम। देखो बिलीव का आप प्रेजेंट में तो यूज कर ही सकते हो, कंटीन्यूअस में यूज करोगे ना, इंडेफिनिट में तो हो ही सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई डोंट बिलीव हिम, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो भाई लाइक करें। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी कि जो इसमें अल्टरनेटिव दिए गए, विकल्प दिए गए हैं, उसमें कौन सा ग्रामर के नियम से करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं कौन से करेक्ट है। कह रहा है कि ऑल दिस मेन आर जेंटल। देखो मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है मेन प्लूरल की बात किया, बट दिस सिंगुलर में दिया, तो हमारा ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि ऑल दिस मेन, देखो दिस तो दिया बट यहाँ पे फिर सिंगुलर कर दिया, मैन को प्लूरल करना चाहिए मेन, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ऑल दिस मेंस आर जेंटल। दिस दिया है और मेंस, भाई मेंस कोई वर्ड नहीं होता, मैन का प्लूरल मेन होता है। ओके, तो आप बता सकते हो भाई एक ही बच गया, ऑल दिस मेन आर जेंटल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ही केम टू मी मिडनाइट। अभी आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन बनना है। देखो भाई प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सोचते हो कि बिना इसको पढ़े आप इंग्लिश ग्रामर कर सकते हो तो आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है, तो पहले आप क्या कर लो, इनको अच्छे से सीख लो। और देखो यहाँ पे He came to me midnight, जब भी नाइट की बात की जाए, नून की बात की जाए, उसके पहले हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। और ठीक इसका विपरीत अगर हम कर रहे हैं मॉर्निंग की बात या फिर बात कर रहे हैं इवनिंग की, जो कि लंबे समय वाले टाइम होते हैं, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे किसकी बात की गई है, नाइट की बात की, यानी प्रीपोजिशन कौन सा होगा, एट, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसके एक्सप्लेनेशन देख लो मेरे भाई। कह रहा कि दिए गए ब्लैंक में प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होगा क्योंकि शॉर्ट टाइम, मैंने बताया छोटे समय जैसे कि नाइट हो जाए, नून हो जाए, तो एट का प्रयोग करो, और लॉन्ग टाइम मॉर्निंग इवनिंग आ जाए तो किसका प्रयोग करोगे, इनका प्रयोग करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई तो लाइक करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लास। तो मेरे भाई इसके बारे में आपको पता होगा, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास क्या होते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इनमें से कौन सा सेंटेंस है डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लास, जिसके पास एडजेक्टिव क्लास नहीं है, यानी जिसमें एडजेक्टिव क्लास का यूज नहीं किया गया। तो तुम सिंपली ये बताओ कि एडजेक्टिव क्या होता है। मैंने अभी इस वीडियो में आपको बताया कि एडजेक्टिव जो होता है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। और एंटीसीडेंट यानी जिस भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो उस सेंटेंस में आना चाहिए वहां पे। चलो देखते हैं इसी बेसिस पे। आई लव द मैन हु इज ट्रूथफुल, कह रहा कि मैं उस आदमी को पसंद करता हूँ इज ट्रूथफुल, जो क्या है, सच्चा है, सच बोलने वाला है। तो देखो यहाँ पे जो हु आया ना, रिलेटिव प्रोनाउन भी एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है मेरे भाई। तो हु इस मैन के लिए, यानी कि इसका एंटीसीडेंट मैन नाउन प्रोनाउन है, इसकी विशेषता हु बता रहा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा कि आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड। तो देखो भाई यहाँ पे वेयर तो आया, बट वेयर जिस प्लेस की बात करा वो प्लेस वाला इसमें नहीं आया है ना। तो चलिए और आगे देख लेते हैं। आई मेट हिम इन प्रयागराज विच इज अ हॉली सिटी। देखो विच आया प्रयागराज के लिए, यानी ये नाउन तो आ गया। फिर अगला कह रहा है कि द मैन हु इज ट्रूथफुल इज लव्ड बाय ऑल। द मैन हु इज ट्रूथफुल, जो ट्रूथफुल है वो मैन, वो आदमी, उसके बारे में बातें की गई है, तो वो नाउन पहले आ चुका है। लेकिन जो मेरा ऑप्शन नंबर बी था, आई मेट हिम वेयर, ये वेयर जिसके लिए आया था वो इसका एंटीसीडेंट यानी वो नाउन नहीं आया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ हमारा जो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास वाला नहीं होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसका एक्सप्लेनेशन देख लो मेरे भाई। एडजेक्टिव क्लास क्या होता है, एडजेक्टिव क्लास वाक्य में एडजेक्टिव का काम करती है।
भाई सिंपल नाम ही एडजेक्टिव क्लॉज है तो एडजेक्टिव का काम तो करना ही करना है। प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्या करेगा, ये विशेषता बताएगा, जो कि इसका पहला धर्म होता है एडजेक्टिव का, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की ना विशेषता बताना। यह प्रारंभ रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से होते हैं, ठीक है। ये कैसे प्रारंभ होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव एडवर्ब से। कह कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही था, वेयर का प्रयोग किया गया था। जो यह सेंटेंस क्या था, नाउन क्लॉज में था, यह एडजेक्टिव क्लॉज में नहीं था। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए 79, इससे मतलब तो हमें है ही नहीं, है ना। करेंगे फिर इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। अगेन कहना कि करेक्ट प्रीपोजिशन को क्या करो, फिल करो। तो मेरे भाई जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, इनके साथ क्या करते हो तुम, टू का यूज करते हो, तो बिना सोचे समझे लेकिन सोचेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। एक्सप्लेनेशन देख लो इसकी भाई। करेक्ट दिए गए ब्लैंक में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा, क्योंकि जितने भी एडजेक्टिव होंगे जैसे इंफीरियर, सीनियर, सुपीरियर, जूनियर, प्रेयर, पोस्टेरियर, इनके साथ प्रीपोजिशन टू का यूज हम करते हैं। आप याद रखिएगा कि जिनके अंत में IOR आता है उनके साथ प्रीपोजिशन टू का यूज करोगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कंजंक्शन, यानी कि करेक्ट कंजंक्शन के साथ क्या करना, हमें यहाँ पे खाली स्थान को भरना है मेरे भाई। तो चलो भर देते हैं खाली स्थान को, क्या प्रॉब्लम है इसमें। कह रहा है कि आइदर ही इज मैड ब्लैंक ही फेस मैडनेस। तो मेरे भाई आपको पता है पेयर वाले कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं, आइदर और, नेदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, है ना ऐसा। तो इधर के साथ आप और का प्रयोग करते हो तो बिना दिमाग लगाए लगा लो भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैंने सोचा कि रख लें आपके लिए, भाई आप जान लो। देखो पेयर किनका किनका होता है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देख लीजिए, इधर का आर के साथ, नेदर का नार के साथ, नॉट ओनली का बटासो के साथ, बोथ का एंड के साथ। तो अगर आपको इस तरफ वाले, बाएं तरफ वाले कोई दिखते हैं तो आप याद रखिए कि दाएं तरफ वाले भी उस सेंटेंस में होने चाहिए। अगर आपको वही ढूंढना है तो पेयर अगर आपको याद है तो बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज या आर करेक्ट, है ना। इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो देखो कहना कि देयर इज अ फ्यू होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी कि उसके रिकवरी की बहुत कम आशा है। भाई फ्यू का प्रयोग करते हो ना तो नेगेटिव सेंस में करते हो, यानी थोड़ी भी चीज कोई ना हो, एकदम नेगेटिव सेंस में, नहीं के बराबर, तो फ्यू का यूज करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, जब फ्यू का आप यूज करोगे ना, व्हेन यू आर यूजिंग फ्यू, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप किसी ऐसे चीज के फ्यू का यूज करोगे जिसको आप क्या कर पाओगे, काउंट कर पाओगे, यानी कि काउंटेबल नाउन्स के साथ फ्यू का यूज करना है। और देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो अब देखो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, गलत, क्योंकि फ्यू का हमने होप के साथ कर दिया और होप को तो अनकाउंटेबल नाउन में लेते हैं। ओके आगे कह रहा है कि ही शोड फ्यू कंसर्न फाइज में फ्यू। अब देखो फ्यू का यूज फिर यहाँ पे किया गया, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते कंसर्न को। तो यहाँ भी हमारा क्या हो गया, गलत, हमसे करेक्ट पूछा है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ही शोड लिटिल मर्सी। अब देखो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि मर्सी अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लिटिल का यूज करते हैं। तो हमारा यहाँ पे सी वाला सही। तो देखते हैं विकल्प कौन सा है, इसमें दिया ओनली सी, ए बी एंड सी, नन ऑफ द अबव ओनली। भाई तो मेरा ए वाला क्या है, सही है, क्योंकि इसमें जो सी दिया गया था वो क्या था, मेरा सही था। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका भी एक्सप्लेनेशन देखो, कहना कि फ्यू का जो प्रयोग होता है वह नेगेटिव सेंस में, यानी कि नहीं के बराबर में होता है काउंटेबल नाउन से पहले, लेकिन यहाँ पे तो काउंटेबल नाउन था ही नहीं। अब जो लिटिल दिया गया था ना, इसका प्रयोग आप करते हो अनकाउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है। और हमारे सेंटेंस में ऐसा वाक्य दिया गया था जो क्या था, सही था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द सेंटेंस विच इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो मेरे भाई पास्ट परफेक्ट टेंस में बताना है कि कौन सा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में है। बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको टेंस की जानकारी है तो आप बिना सोचे समझे सोच लेना भाई, बार बार मैं कह रहा हूँ सोच लेना, आप इसको बना सकते हो। ठीक है देखो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड होती है, हैड को दिमाग में रखो और हेड अपना चलाओ। चलो देखो ऑप्शन पहला क्या, आई हैव रिटन माय लेटर बिफोर ही अराइव्ड। चलो ठीक है देखते हैं, तुम्हारे बारे में सोचेंगे। वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, है ना, वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग। तो ऐसा तो कुछ नहीं भाई, यहाँ पे तो हैड दिया ही नहीं, गलत। वाज दिया, ये भी गलत। स्टडी मैंने की सेकंड फॉर्म है भाई, ये भी नहीं गलत है। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होने वाला सही, हैड के साथ मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। नील आर्मस्ट्रांग वाज डैश फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन, फिर डैश दिया है, देन वी हैव टू पुट हियर मून। तो मुझे बताना है कि इसमें से किस आर्टिकल का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो देखो जहां पर भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे कहा बोलते हैं ना, ही इज द फर्स्ट मैन, हम यूज करते हैं भाई ही इज द फर्स्ट मैन, तो सबको पता पहले क्या आने वाला है, द। और दिख रहा है मेरा द तो एक ही ऑप्शन में, यानी ये भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला और ये भी नहीं होने वाला है। लेकिन आगे हम देख के समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट और क्या था। फर्स्ट मैन टू वॉक मून, देखो भाई जो
इकलौती चीजें होती हैं, अनोखी चीजें, जैसे कि मून, सन, अर्थ, इनके पहले आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हो तो द, मून के पहले भी क्या आएगा, द ही आएगा। तो दोनों में मेरा द भरा गया, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ओके, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा देख लीजिए इसके बारे में। ऑर्डिनल एडजेक्टिव, द ऑर्डिनल एडजेक्टिव डिनोट इन व्हाट ऑर्डर एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी जब हम ऑर्डर की बात करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की, आर्टिकल द का उसके पहले यूज करना है, ठीक है। और सिंपल सी बात करें, जो कि अनोखी चीज अर्थ, मून या फिर सन हो जाए, जो सिर्फ इकलौती हो, अकेली हो, उनके पहले भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। आपने अपने एकेडमिक क्लासेस के दौरान इन आर्टिकल्स को अच्छे से समझा होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Fill in the blank in the following sentence. The teacher has been teaching for ... or कहना कि fill in the blank आपको भरना है यहाँ पे। The teacher has been teaching for present perfect continuous tense। तो हमें for या since का प्रयोग नहीं करना है इसमें, बेसिकली हमें बताना है कि और से पहले क्या आएगा। तो मेरे भाई और का जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हो ना, तो ये हमें क्या करता है, वावेल का साउंड देता है। हिंदी के वावेल के साउंड से अगर कोई भी वर्ड शुरू हुआ है, उसका पहले आर्टिकल कौन सा आएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल एन आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे मेरा होने वाला है वो क्या हो गया, सही होने वाला है, ठीक है। चलिए ट्रिक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Add the right suffix to pluralize the word ox। तो मेरे भाई बताना कि ox में किस सफिक्स को आप ऐड करोगे ताकि वह क्या बन जाए, सिंगुलर से प्लूरल बन जाए। देखो भाई इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि यदि किसी वर्ड के अंत में x, ch, sh, o आता है तो हम लास्ट में क्या करते हैं, es लगाते हैं ना। लेकिन ऑक्स के साथ ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्शन में आता है, अपवाद में आता है। और ऑक्स के साथ क्या जोड़ते हो, आप बोलोगे सर en जोड़ते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चेंज द वर्ड ग्रो इनटू अ नाउन बाय एडिंग वन ऑफ द सफिक्स गिवन बिलो। यानी कि जो ग्रो वर्ड है इसको नाउन में चेंज करो जोड़ते हुए जो सफिक्स नीचे दिए गए हैं, ठीक है भाई। तो देखो क्या क्या दिया गया है मेरे भाई, th दिया गया है, s दिया गया है, n दिया गया है, ing दिया गया है। तो सबको पता है ग्रो से नाउन क्या बनता है, ग्रोथ बनता है। तो हम क्या जोड़ेंगे यहाँ पे, ts को जोड़ेंगे। इस तरीके से हमने यूपी टेट के कुछ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे कर लिया है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।